आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट 7 जुलाई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और ये है आपकी संस्कृत की। जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है, जिनको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है, आखिर वो संस्कृत में कैसे नंबर लेकर के आएँ जिससे उनका गद्यांश और काव्यांश बिल्कुल सही जाए। तो हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो गद्यांश और काव्यांश आपका 15 नंबर का आता है, और 15 नंबर में से आप कैसे अपने 12-14 नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आप ऐसे हल करेंगे तो बिल्कुल जीरो संस्कृत वाले वो भी अपना अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बात है आपकी संस्कृत की और 7 जुलाई की आपकी परीक्षा है। अगर आप ये गद्यांश और काव्यांश को अच्छे से समझ जाएंगे तो मित्रों, आप लोग अच्छे से अपना नंबर भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा 1-2 नंबर से रह जाती है। और जिन मित्रों की संस्कृत है, उन्हें संस्कृत से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कृत में भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो अगर आप इसे क्लास को देखेंगे तो फ्रेंड्स, 15 में से आप लोग 12 नंबर आसानी से लेके आ पाएंगे, लेकिन क्लास आपको कंप्लीट देखनी होगी। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपको निर्देश दिया गया होगा। ये आपकी पिछली जो परीक्षा हुई है उसी का गद्यांश और पद्यांश है। अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां विकल्पान् उत्तरम समीचीनम उत्तरम चिनोति। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश है, गद्यांश कहते हैं जो एक कविता यानी कि कहानी की तरह होता है, और पद्यांश में एक श्लोक दिया होता है। तो ये आपका गद्यांश है, ये आपको पढ़ना है और देन इसका आंसर आपको देने हैं इसी के अंदर से। अब बात ये है कि संस्कृत तो आती नहीं है, कैसे पढ़ें, कैसे आंसर दें। तो सबसे पहले हम इसके आंसर को ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया गया है, गद्यांश दिया है। और जिन पर बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है तो बिल्कुल भी आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, सीधे आपको प्रश्न देखने हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए, ये 121 से है। जरद्वव कस्य नामास्ति। अब आपको ये पकड़ना है कि जो जरद्वव जो है किसका नाम है, यानी कि आपको ये वर्ड देखना है कि जरद्वव दिया कहाँ गया है, ठीक है। अब जरद्वव कहाँ पे दिया गया है ये देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे दिया गया है जरद्वव नामा ग्रधः प्रतिवसति। अब यहाँ पे ग्रधः दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन में अगर ग्रधः दिया गया होगा तो आंसर राइट जाएगा। वृक्षस्य है, पर्वतस्य है, ग्रधस्य है या कोटरस्य है। तो लाइन से आगे क्या लिखा हुआ था, आपका ग्रधस्य था, यानी कि बी ऑप्शन राइट था। तो फ्रेंड्स, आपका 1 नंबर पक्का हो गया। आपको इसमें अपनी समझ बढ़ानी है, दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि समझ अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको आंसर यहीं से मिलेगा। ये मत सोचना कि प्रश्न को पढ़ लिया और अपनी इच्छा से ही इसके प्रश्नों के आंसर दे दिया, तो रॉन्ग जाएगा। आपको प्रश्न पढ़ करके सीधा आपको जाना है कहाँ, पैराग्राफ की ओर। और पैराग्राफ में देखना है कि जिस क्वेश्चन में जो पूछा है वो कौन सी लाइन में है, उससे आगे या पीछे क्या शब्द है। अब जैसे आपने देखा जरद्वव नामा, यहाँ दिया गया है ग्रथ, तो ये ग्रध दिया गया है, तो यहाँ पर ग्रध है, इसलिए आपका आंसर हो गया ग्रधस्य। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है, और कमेंट में अपना प्यार अवश्य लिखना कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे आप, ग्रधः कथम जीवितः स्म। तो ग्रधः कथम जीवित स्म, ये आपको देखना है कि ये वाली लाइन कहाँ पर है। अगर ये लाइन को आप लोग समझ जाएंगे तो आप फटाफट से आंसर इसका दे देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर दिया गया है। तो पैराग्राफ की ओर जाएंगे, और जैसे ही आप पैराग्राफ की ओर गए तो वहाँ पर ये दिया गया है, ये रहा, अर्थ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाहारात्तिक चेद धृत्य ददाति। ये लाइन दी गई है। अब देखो आंसर में ये दिया है या नहीं, ये रहा, देखिए, पृच्छिभिः स्वाहारात दत्तेन भोजनेन, यानी कि ग्रधः कथम जीवित स्म, ये जीवित रहता था कैसे। तो ये पक्षियों का, यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट है।
तो यहाँ पर देखिए आपके 2 प्रश्न बिल्कुल सही हो गए। बिल्कुल आप पे संस्कृत नहीं आती है, आपने सिर्फ पैराग्राफ को देखा और फटाफट से आंसर चुन लिए। नेक्स्ट है दीर्घकर्ण इति कस्य नाम आसीत्। दीर्घकर्ण किसका नाम था, ये आपको बताना है। तो दीर्घकर्ण आपको देखना है कि दीर्घकर्ण नाम किसका था। अब देखो आप पैराग्राफ में कि दीर्घकर्ण है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ देखिए ये आ रहा है आपका, ये रहा। अथ कदाचित् दीर्घकर्णानां मार्जारः पश्चिवा काम्भ विच्युतः तत्रागत। यहाँ पे मार्जार दिया गया है। अब देखो अंश इसमें मार्जार कहीं दिया गया है, तो बिल्कुल दिया गया है 123 में का। अगर आपने देखा है कि पैराग्राफ में मार्जारस्य था, तो डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 3 प्रश्न आपने आसानी से कर दिए बिना संस्कृत पढ़े। सिर्फ आपने प्रश्न को देखा, देन आपने देखा पैराग्राफ, तो फटाफट से आंसर भी देख लिया। नेक्स्ट है कह दृष्टा पक्ष शावकई कोलाहल कृतः। तो आपको ये लाइन देखनी है पक्ष शावकई वाली, तो ये कहाँ पर है, और जैसे ही आप लोग देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और ये भी देखना है कि इसमें आपको कहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देन चलते हैं कि ये कहाँ पर है कोलाहल वाला शब्द, ये रहा देखिए। तत्रागत तत स्तमायन दृष्टा पक्ष शावकई मर्यातई कोलाहलः, ये रहा। यहाँ पर आपको देखना है, तो ये आंसर आपका जाता है कहाँ पर, मार्जारम के। किसके आंसर जाता है 124 में का। आपने डी आंसर को चुन लिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मार्जारा दिया गया है, इसलिए आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए मार्जारा पक्षी शावकम तत्रागत, इसके बाद में वे सभी पक्षी कोलाहल करते हैं, कौन, मार्जारा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट है मार्जारेड़ का नीति विचारिति। अब इसमें देखना है कि मार्जारेड़ का नीति विचारिति, नीति को देखना है। तो जैसे ही आप जाएंगे कि नीति को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा विश्वास। तो देखिए ये रहा, यहाँ पर दिया गया है आपका विश्वास, ये रहा। तदा विश्वास समुत्पाद्यास्य समीपम गच्छामि। ये लाइन देखी आपने और फटाफट से आंसर को चुन लिया कि इसका जो है पलायन माने भागना नहीं है, डर भी नहीं है, क्षमा प्रार्थना भी नहीं है, सिर्फ केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है। विश्वास की नीति को अपनाया, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला है वृक्षवासिन इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इति आ जाए तो ये आपकी बेसिक व्याकरण है, इसको बिल्कुल भी पैराग्राफ में नहीं देखना है। ये आपने बेसिक ग्रामर पढ़ी होगी व्याकरण, और वहीं से आपको आंसर देने हैं। तो देखिए संस्कृत कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपकी समझ में आना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति को आप एक बार समझ गए तो आप लोग सीटेट की जो संस्कृत है आसानी से प्रश्नों को कर सकते हो। वृक्षवासिन, तो जहाँ पर वृक्षों पर रहते हैं कौन, वासी, यानी कि वृक्षों पर रहने वाले। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें जो समास होगा जिसमें विभक्तियों का लोप होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। आसानी से आप लोग इसे हल कर सकते हैं, ए ऑप्शन राइट है। तो इसलिए फ्रेंड्स मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सीटेट होगा आपका पक्का, ए ऑप्शन राइट है। अगला है उद्धृत्य इत्यस्य शब्दस्य निर्वचनम क्रियताम। ये भी आपको पैराग्राफ में से नहीं देखना है, इसका पूछा है कि ये उद्धृत्य जो है इसका विच्छेद क्या होगा, यानी कि इस शब्द का निर्वचन कैसे हुआ है, ये कैसे बना है। तो ये आपका बना है सी ऑप्शन से, उत जमा ह जमा ल्य। इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी होगी, व्याकरण अधिक नहीं पढ़नी है, क्योंकि व्याकरण आपके गद्यांश और पद्यांश के अंदर से ही आती है। नेक्स्ट है आयंतम इत्यस्य स्थाने को अपरः शब्द प्रयुक्त शक्यते। अब यहाँ पे पूछा है कि जो आयंतम है इस स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर किया जा सकता है आगच्छन्तम। कौन सा है, डी ऑप्शन इसका राइट है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने प्रश्नों को हल किया। कैसी लगी क्लास ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताना, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें 129 से 135 तक के क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी आपका गद्यांश है, ये पढ़ना है, देन इसके आंसर भी आपको इसी में से देने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम पे संस्कृति नहीं आती है, तो फटाफट से जाएंगे हम प्रश्नों की ओर
और जैसे ही प्रश्नों को देखेंगे तो आंसर आप लोग इसका लगा देंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न ने पहले ही कहा है, यूयम धर्म ज्ञानरात विश्वास भूमय एति शब्दा कश्य सन्ति संवाद क्रमेण निश्चयताम। इसमें आपको बताना है कि ये किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मार्जस्य दिया गया होगा, ये रहा, इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं, गंगा के किनारे नित्य निरावासी ब्रह्मचारी, यूयम ये रहा, धर्म ज्ञानरत विवाह समूह इति पक्षिण सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुति अतो भवद्भो विद्वाय वृद्धस्यो धर्मज्ञ ग्रद्धो अवदत् मार्जारः। ये आ गया इसका मार्जार। अब देखिए मार्जार कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है मार्जस्य, मार्जारस्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर कौन सा जाता है, बी अगर चुना है आपने तो बिल्कुल सही है। अगला है ग्रदस्य मनसि मार्जरात कस्मात् कारणात् भयमासीत्। गधे के मन से बिल्ली किस कारण भयभीत थी। तो किस कारण जो भयभीत थी वो मार्जार बताना है। तो वो थी आपकी, ये देखिए, एक तो ये है संस्कृत में जौन सा बड़ा दिखाई दे वो आपका सही जाएगा। ये तो जब है जब आपका कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा ये है, यहाँ पर देख लीजिए, और फिर इसका पैराग्राफ देखेंगे। ग्रदस्य मनसि कारणात् भयमासीत्, यहाँ पे देखिए इसमें जो भी आपको वर्ड दिखाई दे जाए उसके आगे या पीछे का ही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा और देखने के बाद में भय आशीत, जैसे आप इसे देखेंगे यहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मित्रों आपको गद्यांश और पद्यांश को हल करने की ट्रिक। बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती, आप ऐसे हल करना आसानी से कर पाएंगे। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पक्षिणा विश्वासस्य मार्जरा कुत्र अवसत। तो इसका 31 में का आपको बताना है, वो किस में रहते थे, पक्षी, पक्षी रहते थे आपके किस में, वो थे तरुकोटरे, तरुकोटरे। यहाँ पर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा तरुकोटरे कहाँ पर है। जैसे ये देखा आपने, गंगा तीरे नित्य चंद्राय मार्जरी यूयम धर्म ज्ञान विश्वास इति पक्षिण सर्वे समाग्रे प्रवृत्ति। ये लाइन आपको देखनी पड़ेगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, जब देखोगे। ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये रहा तरुकोटरे स्थित है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गद्यांश से शावक शब्दस्यार्थ कह अपरा शब्द प्रयुक्त। गद्यांश में शावक शब्द का दूसरा नाम क्या है, किस शब्द से प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका अपत्यम से। किससे किया गया है, अपत्यम से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रत्यहम अत्र कह समासः। देखिए ये पैराग्राफ में नहीं देखना है क्योंकि ये आपका बेसिक है। प्रत्यय में कौन सा समास है, तो इसमें जो समास का प्रयोग किया गया है जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययभाव समास होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है समारब्धा इत्यस्मिन् शब्दे किम कम कृत्य प्रत्यय। समारब्धा में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर आपने डी ऑप्शन को चुना है तो आंसर राइट है। नेक्स्ट है अस्मात् अनुच्छेदात् का शिक्षा ग्रही। इस अनुच्छेद से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है ये बताइए। तो इस अनुच्छेद से जो शिक्षा हमने ग्रहण की है वो की है कपटपूर्ण शब्दः परिचितव्यः। बी ऑप्शन राइट है। तो ये था फ्रेंड्स आपका गद्यांश। और ये क्लास कैसी लगी है, कैसी ट्रिक लगी है आप लोग ज़रूर बताना। और डेली में अगर आप चाहते हैं क्लास तो फ्रेंड्स से शेयर करना। और आप रोज़ाना अगर संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं तो आप लोग 30 में से 28-25 नंबर तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको समझना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिन पर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है। तो एक बार इस गद्यांश की हम हिंदी देख लेते हैं। जैसे आपके इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया है अस्ति भागीरथी तीरे गृध कूटनाम्री पर्वते, है ना। बस इसको आपको देखना है, हिंदी बस मैं आपको बता दूंगी इसमें है क्या चीज़ है, क्या बताना चाह रहा है। तो इसमें बोल रहा है देखिए कि जो आपके दिया गया है
एक कथाकार नारायण पंडित कृत हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें जरद्वग बिड़ाल कथा का उल्लेख है। गृद्धकूट नाम का पर्वत है और इस पर एक पाखर का वृक्ष था। उसके खोखले में नख नेत्र विहीन, यानी कि जिसके नाखून भी नहीं थे और आपके नेत्र भी नहीं थे, ठीक है, नाखून भी नहीं थे और नेत्र भी, आंखें भी नहीं थी, एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जरद्रव। ये बताया ना, जरद्रव नाम, गृध जरद्रव था उसका नाम। और फ्रेंड देखिए, जिस वृक्ष के खोखले में जरद्रव नामक गिद्ध रहता था, उसी वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा सा खाना उसे दे देते थे। इससे वो क्या करता था, जीवित रहता था और उनके बच्चों की भी रक्षा करता था। एक दिन दीर्घकर्ण नामक विलाव यानी कि यार्जर वहाँ पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आया। पाकड़ के वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के बच्चों ने आते हुए एक विलाव को देखा और उसे देख करके क्या करने लगे, कोलाहलम करतः, भय के कारण आवाज़ करने लगे, कोलाहल करने लगे। बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गिद्ध ने कहा, कौन है? बिलाव ने मन में सोचा, अब मैं बच नहीं सकता, भागा भी नहीं जा सकता। फिर वह कुछ सोचकर उसके पास विश्वास प्राप्त करने के लिए, ये रहा विश्वास प्राप्त करने के लिए उसके पास में गया। उसके विश्वास को जीतने के लिए वहाँ पर गया और प्रणाम किया। उसने विश्वास पैदा करने की नीति को अपनाया, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर जीता जाता है तो उसके विश्वास को जीत लीजिए, वो आदमी अपना हो जाएगा। तो ये इस तरीके का इसमें जो वर्णन किया गया है, तो ये इसकी कथा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से अगर आप पे संस्कृत भी नहीं आती है और परीक्षा हॉल में आप किस तरीके से अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है और अब की बार शीटेट क्लियर करना है। टेक केयर, बाय बाय।